कभी कभी मैं ससुराल की एक आध शादियाँ थी, मैं गया वहाँ सालियाँ थी, जीजा जी थोड़ा सा डांस कर दीजिए। तो भाई साली के आगे बीबी से भले मैं लड़ सकता हूँ, साली से तो नहीं। साली का अनुरोध था, जीजा जी थोड़ा सा डांस कर दीजिए। आप अपने वीडियो में बोलते हैं कि आप 18-18 घंटे काम करते हैं, मरीजों को देखते हैं, तो इसको इस दृष्टि में देखा जा सकता है क्या कि डॉक्टर साहब खुद के थकान को मिटाने के लिए कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने चले जाते हैं, कहीं गाना गाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं? नहीं, हमें नहीं लगता कि वो कोई बुरा है। अगर इतना ही बुरा है तो मैं समाज से अनुरोध करूंगा कि ऑर्केस्ट्रा बंद कर दें। कुछ वीडियोज में हमने देखा कि आप झाड़ फूंक जैसी विधि अपनाते हुए नजर आए थे। इस पे भी सवाल लोग खड़ा किए थे कि डॉक्टर साहब झाड़ फूंक विधि से भी इलाज करते हुए नजर आते हैं। आयुर्वेद में भूत विद्या एक चैप्टर है। अगर नहीं जानकारी है तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि कृपया अपने नॉलेज को बढ़ाएं। भूत विद्या है क्या? जब मरीज दवाओं से ठीक नहीं होता है, पूजा पाठ, बलि, उपहार, मंत्र आदि के विधान के द्वारा रोग को शांत करने के उपाय को आयुर्वेद के उस अंग को भूत विद्या कहा जाता है। आप 18-18 घंटे मरीजों को देखते हैं, अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं, क्या भाभी जी नाराज नहीं होती आपसे? सर अब उम्र 46 की हो गई, 18 की नहीं है। अब हमारे बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, तो हम लोग अब बुजुर्ग श्रेणी में आ गए हैं। अब हम लोग का एक ही सपना है कि जितना हाथों में भगवान ने दिया है वो हम लोग समाज को दें, समाज को खुशहाल रखें। जो हमारी बहनें मातृत्व सुख से वंचित हैं उन्हें मातृत्व सुख प्रदान करने में सहायता प्रदान करें। डॉक्टर साहब, एक भ्रांतियां लोगों के बीच बनी रहती हैं कि बांझपन जैसा शब्द जैसे ही जुड़ता है तो लोग महिलाओं को ही ज्यादातर इस केस में दोषी ठहराते हैं, इसकी कितनी सत्यता है? हर सास की एक बहू और एक बेटी भी होती है, लगभग प्राय। हमें ये नहीं समझ में आता कि वह बहू का क्या कसूर, उस बच्चा नहीं हो रहा है उसका क्या कसूर। ठीक है, उसकी जांचें कराई जाएंगी, उनके पति की जांच कराई जाएगी। आप देखिए आयुर्वेद में सबके बाद जब सारे रीजन नॉर्मल होते हैं तो एक दिया जाता है दैवी प्रकोप। हो सकता है दैवी आपके कुल और खानदान का लग रहा है उस बहू को। आज उस रात जो घटना हुई थी कि आप अपने सैकड़ों समर्थकों या आपके चाहने वाले मरीजों के साथ थाने पहुंचे थे, यह कितना सही था? मैं एक बार 50 लाख के किडनैपर में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था कि डॉक्टर साहब रंगदारी मांग रहे हैं। दोबारा मैं रेप केस में मेरा हुआ था कि हर्जान एक्ट और रेप केस मेरे ऊपर लगा हुआ था सर, महिला ने लगाया था। मैं अपने न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं कि मुझे कभी कोर्ट नहीं जाना हुआ, उस महिला को ही सजा हो गई। आप बांझपन जैसी समस्याओं का निदान कराते हैं, तो आयुर्वेद की सारी चीज़ें घरों में भी उपलब्ध रहती हैं, घरेलू किचन में भी उपलब्ध रहता है, तो बांझपन से निजात पाने के लिए घरों में वैसे कौन सा सामग्री रखा जाए जिससे निजात पाया जा सके, डॉक्टर के पास आए बिना? देखिए सर, डॉक्टर के पास तो स्वयं भगवान को आना हुआ था। मैं रिलैक्स कपड़े में कुर्ता पैजामा में चला आया। अभी रास्ते में उतरा हूँ, क्या डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ना है क्या? बड़ी बड़ी आफत है। मतलब डॉक्टर पान की दुकान पे खा ले तो आवारा हो गया, किसी के साथ डांस प्रोग्राम में बैठ गया तो वो जो है अय्यास हो गया, कुर्ता पैजामा ये कपड़ा पहन लिया तो मैं नेता हो गया। अरे यार, दिन भर टाई लगा के जींस पैंट पहन के शर्ट पहन के कितने देर तक रहोगे? लोग कहते हैं कि आयुर्वेद के मुकाबले एलोपैथ जो है जल्दी कारगर साबित होता है। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप इस खाई को किस रूप में देखते हैं जो आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है? किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में बांझपन जैसा शब्द जुड़ना ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि इस शब्द के माध्यम से उस जोड़े को न सिर्फ समाज से बहिष्कृत किया जाता है, समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बल्कि परिवार में भी उसे लगातार इस समस्या को फेस करना पड़ता है। ऐसे ही समस्याओं से निदान दिलाने वाले चंदौली के केजी नंदा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। आपको भी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, एक भ्रांतियां लोगों के बीच बनी रहती हैं कि बांझपन जैसा शब्द जैसे ही जुड़ता है तो लोग महिलाओं को ही ज्यादातर इस केस में दोषी ठहराते हैं, इसकी कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोगों का, चूंकि कहा गया है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, तो पहले तो जल्दी पुरुष अपने ऊपर ये लेना नहीं चाहता कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि दोनों पक्ष में कोई भी जिम्मेदार हो सकता है। रही बात कि मैं अपने इनफर्टिलिटी के केस को जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ देखना, तो मैं पति और पत्नी दोनों की जांच कराता हूँ। कभी मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो समय चल रहा है, इतने स्ट्रेसफुल लाइफ है सबकी, किसी के पास समय नहीं है, हमेशा सब परेशान है।
न कायदे से नींद ले पा रहा है, न कायदे से वो खाना खा पा रहा है, हमेशा भागदौड़ की ज़िंदगी में व्यतीत वो अपने आप को कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में मैं तो देखता हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी इनफर्टिलिटी के केस आते हैं प्रायः पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर साहब, बांझपन होता क्या है और यह समस्या कितने वर्ष के पुरुष या महिला में देखी जा सकती है? बांझपन हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से जब एक स्वस्थ स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी आपस में सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए 1 साल रहते हैं, उसके बाद भी अगर संतान नहीं पैदा होती है तो हम उसको बांझपन के अंतर्गत ले लेते हैं। उम्र की सीमा क्या होती है इसमें? उम्र की सीमा जो हमारे भारत सरकार की है 21 साल पुरुष और 18 साल की महिला होनी चाहिए। जब हम शादी करते हैं, जो हमारा आयु निर्धारित की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि 18 वर्ष की महिला होनी चाहिए और 21 वर्ष का पुरुष है। अगर इस आयु के स्वस्थ पुरुष और स्त्री आपस में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 1 साल तक गर्भ नहीं स्थित हो रहा है तो हम उसको वंध्यापन के अंतर्गत ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है जो वर्तमान की चिकित्सा पद्धति है उसमें आयुर्वेद के ऊपर कहीं ना कहीं एलोपैथ को बेहतर समझा जाता है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद के मुकाबले एलोपैथ जो है जल्दी कारगर साबित होता है। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप इस खाई को किस रूप में देखते हैं जो आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है? देखिए, चिकित्सा पद्धति कोई भी खराब नहीं होती। वो चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथ हो या एलोपैथी हो, किसी भी चिकित्सा में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी और गहराइयों तक आपको जाना पड़ेगा। हमारा आयुर्वेद बरसों पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति है। ऐसा माना गया है कि अधर्ववेद का एक ये पार्ट है और वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा ने किया था, तो उनके द्वारा ये चिकित्सा हम लोगों को मिली और जो भी उसमें चीज़ें लिखी गई हैं वो हम लोग आज उसी तरह से चिकित्सा करते हैं और लगभग रिजल्ट हम लोगों का काफ़ी अच्छा आता है। रही बात एलोपैथ की, तो मैं मानता हूं कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आयुर्वेद कहीं उसे पीछे है। हमारे आयुर्वेद में भी 8 अष्टांग संग्रह होता है: शल्य, शालाक, काय, कौमार, अगत, तंत्र, वाजीकरण, भूत विद्या, रसायन शास्त्र। हम जो मॉडर्न में आप ENT सर्जन कहोगे, जनरल सर्जन कहोगे, गायनकोलॉजिस्ट कहोगे, तो इस तरह की सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में भी वर्णित है। आज देखिए, एक सिंपल मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे डायरिया है, लूज मोशन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हमने कह दिया नहीं उनको डायरिया है। आयुर्वेद कहता है नहीं, मूर्छा, तिसारो, बमतु, पिपासा, सुलभ ब्रह्मोष्टम, जीवदाह, वैवर्ण कंपो, हृदय भवंति तत्स्य भेदा। मरीज को मूर्छा आ रही हो, तिसार अतिसार लूज मोशन हो रहे हो, बमतु बमन हो रहा, पिपासा प्यास लग रही हो, सुलभ ब्रह्मोष्टम उसके ओष्ठ सूख रहे हो, सुलभ ब्रह्मोष्टम, जीवतिदाह और अंदर से बेचैनी महसूस हो रही हो, वैवर्ण कंप उसकी आंखों की पलक कभी खुल रही हो कभी बंद हो रही हो, वैवर्ण कंप, हृदय रुजस्य BP गिरी हुई हो और सर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही हो, तो उसको डायरिया है। तो हमारे चीज़ों को ऋषि मुनियों ने एकदम क्रमबद्ध तरीके से वो बांध रखे हैं। जरूरत है जानकारी की। हम पढ़ते तो BMS हैं, लेकिन हम पहले ही साल से ही आला लगा के और एलोपैथ के पीछे चले जाते हैं। रीजन ये है कि इसका विकास बहुत, मैं देखता हूं कि हमें दुर्भाग्य है, पूर्ण बात है कि हमारा जो स्टूडेंट होता है लेता तो BMS में एडमिशन है, लेकिन वो BMS कम MBBS के सिलेबस के पीछे ज़्यादा भागता है, जबकि सारी चीज़ें अंतर कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा शरीर रचना, वो बोलेंगे एनाटॉमी, मैं बोलूँगा शरीर क्रिया, वो बोलेंगे फिजियोलॉजी। तो हमारी ऐसी चीज़, वो इंग्लिश वर्डों का प्रयोग, हम आयुर्वेद और संस्कृत का प्रयोग। हमारे यहाँ आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर साहब एलोपैथ और आयुर्वेद, तो हर चीज़ को, जैसे आपके घर में गेस्ट आता है, आप सबसे पहले उसको क्या देते हो? चाय, नमकीन। रीजन क्या है देने का? कहा गया है कि भोजन में 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, कटु, तिक्खा, खट्टव्यम, आस्तास्ते च यथा पूर्व बलावा। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्खा, कषाय, जो जितने पहले उतने अधिक बलकारी है। तत्तादम आर्तम गणित तत्ताद कफम कसायति मुद्रा पित्तम अनेतु कुर्वते। शुरू के 3 जो है वो वायु का नाश करते हैं। कौन? मधुर, अम्ल और लवण। जब हमारा मेहमान थका हुआ घर में आता है तो हम सबसे पहले उसको चाय पिलाते हैं और नमकीन देते हैं। चाय क्या होता है? मधुर गुण से युक्त होता है और नमकीन अम्लीय और लवणीय गुण से युक्त होता है। लिहाजा चाय और नमकीन लेती हमारे अतिथि का, हमारे मेहमान के थकान को दूर हो जाता है। तो हर चीज हर साइंस के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद एलोपैथ से पीछे है, जरूरत है हमें जानकारी लेने की।
हाँ, ये जरूर है कि इमरजेंसी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ एलोपैथ का ज़्यादा जरूरी है, मैं इस बात से नकार नहीं सकता। मुझे इमरजेंसी की अगर ज़रूरत है तो एलोपैथ का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आयुष डिपार्टमेंट में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुर्वेद के बच्चों के लिए एलोपैथ की जितनी ज़रूरत है उतनी दवाओं का उसमें समागम किया हुआ है। उन्होंने सिलेबस में जोड़ दिया है। इवन उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आप MS किए हैं, MD किए हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपने किया है, आप टीचिंग और ट्रेनिंग के अंतर्गत जो आपको सिखाया गया है वो आप कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अगर जिसने भी MS किया है वह सारी सर्जरी करने के लिए अधिकृत है, वही सर्जरी जो उसके टीचिंग और ट्रेनिंग में दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एलोपैथ से आयुर्वेद पीछे है, मैं नहीं कह सकता। आयुर्वेद में ज़रूरत है हमें जागरूक होने की। डॉक्टर साहब, एक भ्रांतियां और भी निकल के सामने आती हैं। कहा जाता है कि एक आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथ के दवाइयां नहीं लिख सकता, इसकी कितनी सच्चाई है? सर, जानकारी नहीं है तो कोई कुछ भी कह सकता है। मैं आपको बताऊं कि आप नया जियो जो आया हुआ है, यही मैंने बोला ना कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ों को एकदम क्लियर कर दिया। आप जब सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि आप मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों लिखने के अधिकारी हो, बशर्ते आप आयुर्वेद के चिकित्सक हो। आपके पर्चे पे केवल मॉडर्न मेडिसिन है, गलत है। अगर आप 6 मेडिसिन लिख रहे हो तो 4 आयुर्वेद का होना चाहिए, 2 मॉडर्न का होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए आप दे सकते हो, कुछ चीज़ें हैं उनकी नोटिफिकेशन है, हम कहाँ तक लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हमें उन डॉक्टरों के बुद्धि पे तरस आ रहा है जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद के चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते। उनको जानकारी का अभाव है। ये जान लें कि आज भारत का सबसे पहला सर्जन आयुर्वेद का ही था। तो इसलिए यह कहना कि आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथ नहीं लिख सकते, हाँ मैं मानता हूँ कि आप प्योर मॉडर्न नहीं लिख सकते। आप आयुर्वेद के हैं तो आयुर्वेद विधा पे फोकस डालिए। सहयोग के लिए आप कुछ मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। यह चीज़ें BMS लेवल पे हैं। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनेंगे, जब आप उससे MS और MD की डिग्री लेंगे, तो ये चीज़ें बहुत हद तक आपके साथ नहीं रहेगी। आपको मरीज को ठीक करना है। मरीज की आप किसी भी पैथी से इलाज कीजिए, मरीज के साथ सिंपैथी रखिए। और सिंपल सी बात है कि अगर मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूं तो मेरे पर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा दवा आयुर्वेद की होनी चाहिए। एलोपैथ की दवा बिल्कुल लिख सकता हूं, मेरा अधिकार है। हम लोगों को जियो में नोटिफिकेशन मिला हुआ है और उसमें हमें दवाइयों की लिस्ट मिली है कि मैं किस क्लास तक की दवा लिख सकता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, जैसा कि वर्तमान में देखा जाए तो 2025 का यदि वर्ष देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी बुलंदियों पे भी रहा और काफ़ी विवादों से भी घिरा रहा। विगत वर्ष जो है दिसंबर के महीने में देखा जाए तो कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिससे आप विवाद में भी घिरते नजर आए। हालांकि आपकी लोकप्रियता जो है चंदौली जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देश सहित विदेशों में भी है। इसका कारण किसे आप मानते हैं? क्या रील को मानते हैं, सोशल मीडिया को मानते हैं, या अपने चिकित्सा पद्धति को मानते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में जो है लाखों फॉलोअर आपके हैं, लाखों चाहने वाले हैं, आपके मरीज आपको भगवान की श्रेणी में देखते हैं। कमेंट जैसा हम पढ़ते हैं आपके वीडियोज पे तो उसमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब वास्तव में भगवान की श्रेणी में रखे गए हैं। तो इसकी कितनी सत्यता है? इस नेम एंड फेम को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए सर, है क्या हकीकत कि मैं खुद एक MS ऑब्स गायनी हूँ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पद पे हूँ। और मैं पिछले 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे भी था जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज वाराणसी में। और पहले हुआ क्या था कि जब से हमने हॉस्पिटल खोला था तब से हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े थे। और ऐसा नहीं है, मैं जब से अस्पताल खोला प्रभु की असीम अनुकंपा थी, कभी मरीज के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा। दिन पे दिन मरीज ठीक होते गए और काफिला बढ़ता गया। पिछले कई सालों से हमारा हॉस्पिटल जनपद में टॉप हॉस्पिटलों के लिस्ट में था। लेकिन हाँ, मैं चूँकि मैं कॉलेज में भी संगीत प्रेमी था, मैं गाना वाना गाता था, डांस वगैरह प्रोग्राम में था। तो आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे, कभी मैं गाता मिल जाता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैं एक बार एक गाना डाल के और उस पर क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे मैंने अपने लगा दिया स्टेटस प्रोफाइल पे। तो कुछ हमारे मरीजों ने देखा, बोला सर बड़ा अच्छा लगा, आप सर क्यों नहीं बीमारी के बारे में ऐसा डालते हैं।
तो मैंने एक दो बीमारी की इनफर्टिलिटी तो मेरे यहाँ आज से नहीं, मैं जब से 14 सालों से अस्पताल खोला हूँ तब से था, लेकिन अपने जनपद के लोग थे, उनके रिलेटिव ऐसे करके लोग आया करते थे। उस समय भी मेरी ओपीडी 100 से कम नहीं हुआ करती थी, मैं सुबह से शाम व्यस्त रहता था। फिर मेरे कुछ कंपाउंडर ने एक फेसबुक बनाया और इंस्टाग्राम बनाया, मुझे तो आज भी बनाने नहीं आता, इसके लिए एक लड़का रखा हूँ, वही अपना काम करता रहता है। तो मैंने डाला, एक पहले दिन जब मैंने डाला तो बहुत कमेंट आने लगे, दूसरे दिन डाला, तीसरे दिन डाला, ऐसे देख रहा था कि लोगों का रुझान बढ़ता गया। फिर हम लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया कि हम एक दो इनफर्टिलिटी की केस रोज डालेंगे, और आज वह डालते डालते आज पूरे भारत में मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत से ही पेशेंट आते हैं। मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, मैं यहाँ के पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मेरी लोकप्रियता को बढ़ाया। और मैं ये सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास है ज्ञान, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिए। आपकी काबिलियत को सोशल मीडिया आपके ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि आप कॉलेज के ज़माने से संगीत के शौकीन रहे हैं, नृत्य और संगीत के शौकीन रहे हैं। कुछ आपके इंस्टाग्राम रील्स देखने को मिले जिसपे जो खूब वायरल भी हुए। कहा जा रहा था कि डॉक्टर साहब कहीं ऑर्केस्ट्रा देखते हुए नजर आ गए, कहीं नृत्य करते हुए नजर आ गए। आप अपने वीडियो में बोलते हैं कि आप 18-18 घंटे काम करते हैं, मरीजों को देखते हैं। तो इसको इस दृष्टि में देखा जा सकता है क्या कि डॉक्टर साहब खुद के थकान को मिटाने के लिए कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने चले जाते हैं, कहीं गाना गाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं? नहीं, खुद को थकान को मिटाने के लिए नहीं, समाज में लोगों की जबान की कीमत के लिए। जैसे आप ही मान लो हो, सर मेरे घर शादी है, आपको आना है, सर प्लीज़ आप आ जाना, और मैं गया, तो सबको रहता है कि भाई हमारे वीआईपी गेस्ट, जैसे हमारे कोई नेताजी आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, सर आप एक उसको स्पेशल जगह देते हो, तो सर प्लीज़ बैठ जाइए। सर नहीं भैया देखो टाइम नहीं, नहीं सर प्लीज़ सर 2 मिनट अगर आप बैठेंगे तो मेरी शोभा बढ़ जाएगी। अगर उन्होंने ले जाके आप जिस कुर्सी पे बैठा दिया, आप ये तो नहीं कहोगे नहीं मैं पीछे वाली कुर्सी पे बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, तो वो ले जाके बैठा दिए। और अगर ऑर्केस्ट्रा डांस करते हुए आ रही है, उसमें एक ही गाना गाया था, ए डॉक्टर बाबू बतावा दवाई, मैं देखा था उस इंस्टाग्राम को, तो उसने आके अगर गाना गा दिया, मैं तो शांति से बैठा हूँ, तो हमें नहीं लगता कि वो कोई बुरा है। अगर इतना ही बुरा है तो मैं समाज से अनुरोध करूंगा कि ऑर्केस्ट्रा बंद कर दिया जाए। ये इस चीज़ों को, अगर आपको समाज को इतना ही बुरा लगता है तो ऑर्केस्ट्रा बंद कर दिया जाए। अगर कार्यक्रम चल रहा है संगीत का कार्यक्रम, तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े नेताएं, बड़े बड़े अधिकारी, सबके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है और सब भाग लेते हैं। कभी कभी मैं ससुराल की एक आध शादियाँ थी, मैं गया, वहाँ सालियाँ थी, जीजा जी थोड़ा सा डांस कर दीजिए, तो भाई साली के आगे बीबी से भले मैं लड़ सकता हूँ, साली से तो नहीं। साली का अनुरोध था, जीजा जी थोड़ा सा डांस कर दिए। अब उसको कौन किस नज़रिया से देखता है सर, देखने वाले की नज़रिया पे निर्भर करता है। और रही बात, हमें नहीं लगता किसी के शादी ब्याह या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना कोई अपराध है। हाँ जरूर, मैं जैसे मैं इतने व्यस्त समय में आपका अनुरोध था, मैं आया, मेरे पास पेशेंटों की लाइन लगी है, 3-3 दिन से पेशेंट वेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके यहाँ आया। अगर मैं ना आता तो आपको बुरा लगता कि मैंने डॉक्टर साहब को इस काबिल समझा कि मैं थोड़ा डॉक्टर साहब के साथ बैठूं, बातें करूं, डॉक्टर साहब अवॉइड कर दिए। तो सर हम लोग दूसरों की जबान को, दूसरों की इज्जत को रखने हुए इतने व्यस्त समय में भी मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, खाना 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है सर, लेकिन फिर भी समाज को ध्यान में रखते हुए उनके दरवाजे तक जाने का प्रयास किया जाता है। और अगर उन्हें यह लगता है कि आप सर 2 मिनट अगर हमारे साथ बैठ जाइए और हमें खुशी मिल जाएगी, तो हमें लगता है कि यह कोई अपराध नहीं है, खुशी देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद का जब भी जिक्र आता है तो आयुर्वेद में ज़्यादातर जड़ी बूटियों को प्राथमिकता दी जाती है। आप बांझपन जैसी समस्याओं का निदान कराते हैं। हाँ जी। तो आयुर्वेद की सारी चीज़ें घरों में भी उपलब्ध रहती हैं, घरेलू किचन में भी उपलब्ध रहता है। तो बांझपन से निजात पाने के लिए घरों में वैसे कौन सा सामग्री रखा जाए जिससे निजात पाया जा सके, डॉक्टर के पास आए बिना? देखिए सर, डॉक्टर के पास तो स्वयं भगवान को आना हुआ था। आप ये जान लीजिए कि श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी को बाण लगे थे तो सुखैन वैद्य को बुलाया गया था। जो दुनिया के मालिक हैं, वह चाहे होते तो एक बार में लक्ष्मण जी खड़े हो जाते, हनुमान जी की जरूरत न पड़ती संजीवनी लाने के लिए। तो जब स्वयं भगवान ने चीज़ आपको दिखाई, मार्गदर्शन दिया कि बिना वैद्य के कुछ संभव नहीं है, अगर वैद्य बीमार हो तो वैद्य को बुलाओ, अपनी डॉक्टरी न करो। तो ये जान लीजिए कि पहले तो घर में हर चीज़ आपके अवेलेबल नहीं हो सकती। हाँ ये मैं जरूर कहता हूँ कि वैद्य की जरूरत पड़ती है सर, बिना वैद्य के
बिना वैद्य के तो आपका काम नहीं होना है, क्योंकि घर में चीज़ें पड़ी है, उसको किस अनुपात में लेना है, आपके बॉडी वेट क्या है, आपके बॉडी की क्या फिनोमेना है, कैसे मुझे देखना है। क्योंकि आयुर्वेद में 3 चीज प्रधान होता है, वात की कफ, वात पित्त कफ, वायु पित्तम कफ शेती त्रयोदोषा समासतः प्रत्येकम तेतिधा विदिशैसाम विभेदित उत्कृष्ट मध्यम मल पत्यातिधा विदिशापि विकृता विकृता देहम घनन्ति ते वर्तन्ति च ते व्यापनोपि हिरिन नाभ्यो अधो मर्दु सहो बहुरात्रि आक्तानाम ते अंतमत आत्मकमा तैर भवेद विश्वसम अंदस्तिषु आगे समय समय कोश करो मृदु मध्यम सत्ता समरित्री। या इस तरह के श्लोक हैं जो मैं बोलूँगा तो लंबा चला जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हमें बॉडी के हिसाब से वातज प्रकृति है कि पित्तज है कि कफज है, उसके अनुसार दवाओं का निर्धारण करना पड़ता है। हाँ, मैं ये जरूर अपने दर्शकों को बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राय हम लोग देखते हैं बचपन में कि आप देखते होगे, तमाम गायनकोलॉजिस्ट से सुनते होगे कि आपका ट्यूब ब्लॉक है, आपको हाइड्रोसल्फिंग्स हो गया है, पानी भर गया है ट्यूब में, यूट्रस में बल्कि यूट्रस है, यूट्रस में सूजन हो गया है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है आपको पीसीओडी से आप हैं तो यूट्रस में सूजन है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ट्यूब ब्लॉक है, एएमएच लेवल कम है, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें मैं बहुत हद तक कहूँगा कि अपने जीवन को, आहार और विहार को संतुलित बनाए रखें। और जैसा कहा गया है कि अर्ली टू वेट एंड अर्ली टू राइज, तो इसका पालन करें। सुबह प्रातः उठें, टहलें, घूमें, व्यायाम कसरत करें और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूडों से दूर रहें और आयली चीज़ें न खाएं। और बहुत हद तक मैं यही कहूँगा कि वैसे भी औरतों के पास कामों की कमी नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारियाँ काम ही काम करती रहती हैं। उतना काम शायद पुरुष को करना हो तो हम लोग एक दिन में बीमार हो जाएं। मैं तो औरतों का डॉक्टर हूँ, औरतों के दिल की बात बहुत जानता हूँ भाई। 5 बजे भोर में उठ कर नहाना हम लोग के बस का है, बहुत कम लोगों के बस का है, लेकिन वो अपना पूरा समय अपने परिवार के लिए समर्पित करती हैं। तो मैं यही उन लोगों से, अपने बहनों से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा फास्ट फूड से दूर रहें, आयली चीज़ों से दूर रहें, हल्का फुल्का कसरत व्यायाम करते रहें और बाकी ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर साहब से अपनी आके हालचाल करते रहें, डॉक्टर साहब को समय समय पे दिखाते रहें। घर में इलाज मैं नहीं बताऊंगा कि घर में इलाज करो, क्योंकि घर में हम जांच ही नहीं करा पाएंगे तो इलाज क्या। घर का इलाज बस यही है जो मैंने आपको बताया। डॉक्टर साहब, आपने अभी पारिवारिक जीवन का जिक्र किया, क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले से एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। आप 18-18 घंटे मरीजों को देखते हैं, अपना ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं, क्या भाभी जी नाराज़ नहीं होती हैं आपसे? सर, इसके पहले आपने पूछ ही दिया तो मैं बता ही दूँ कि मेरी शादी इंटरमीडिएट में हुई थी, मेरी वाइफ हाई स्कूल में थी। कुछ घर की परिस्थिति ऐसी हुई कि यह डिसीजन लिया गया कि इनकी शादी कर दी जाए। घर में कोई था नहीं, माँ थी, पिताजी मेरे बिजली विभाग में एसडीओ हुआ करते थे, माताजी थोड़ा अस्वस्थ रहती थी। तो शादी हो गई और मैं जैसे ही बीएससी पार्ट 1 बीएचयू में मैं गया, मेरी गौना हो गया। हम लोग यहाँ पहले गौना होता था, 3 साल 5 साल का गौना हुआ और मैं रोज़ बीएचयू जाता था और भाग के घर आ जाता था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा कि तुम गए हो तो पढ़ो, ये ना हो कि तुम रोज रोज घर ना आओ, हफ्ते में 1 दिन आना है। वो उम्र का कह लीजिए या जो पड़ाव कह लीजिए, उस समय मुझे वो बहुत बुरा लगा। मैं घर आया और अपनी धर्मपत्नी से बताया कि देखो अब मुझे पढ़ा नहीं जाता, अब मैं चलता हूँ एक पीसीओ की दुकान खोलने। 98-99 में पीसीओ की दुकान खुला करती थी। एक पीसीओ की दुकान खोलने और एक जीप चलाएंगे, चंदौली से मुगलसराय बनारस हम चलवाएंगे। अब ये पढ़ाई हमारे बस की नहीं है। मैडम ने पूरी कहानी सुनी और कहें कि चाय पी लीजिए। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब शादी हुई थी तो ये हुआ था कि लड़का मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो मुझे नाम के आगे डॉक्टर साहब चाहिए। आप होम्योपैथ के डॉक्टर हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पति डॉक्टर चाहिए। और आज के बाद आप बीएचयू जाएंगे और महीने में 1 दिन घर आएंगे तो मैं आपके घर की, आपकी वाइफ रहेंगी, अदरवाइज आपके घर की लड़की रहूँगी। मैं कई बार घर आया, वो माता पिताजी की सेवा करती थी, माँ के पास सो जाती थी। बोली महीने में 1 दिन आपको अलाउ है, आपकी पत्नी महीने में 1 दिन आपके घर मान के रहोगी रहती है। वह बोली कि आप होम्योपैथ के डॉक्टर बनो। फिर मैंने कहा भाई जब ऐसी बात है तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। और आज उस समय जब हमारी जवानी की उम्र थी, तब उस औरत ने मुझे बोला कि डॉक्टर, आपको शुरू से मुझे डॉक्टर साहब कहती थी, बोली आप पढ़िए। हमने कहा देखो भाई तुम नहीं आओगी, मैं गर्लफ्रेंड रख लूँगा। बोले सब कुछ कर लीजिए लेकिन मेरा पति डॉक्टर होना चाहिए। और आज मैं जब पढ़ के आया तो आज भी उनका यही होता है कि डॉक्टर साहब समाज की सेवा, हम जिस पेड़ को लगाए हैं हम चाहते हैं कि उसके फल को सब लोग खाएं।
तो इसलिए आप समाज की सेवा कीजिए, भगवान ने हम लोगों को बहुत दिया है। और सर अब उम्र 46 की हो गई, 18 की नहीं है। अब हमारे बच्चे MBBS कर रहे हैं, तो हम लोग अब बुजुर्ग श्रेणी में आ गए हैं। अब हम लोग का एक ही सपना है कि जितना हाथों में भगवान ने दिया है वो हम लोग को समाज को दें, समाज को खुशहाल रखें। जो हमारी बहनें मातृत्व सुख से वंचित हैं उन्हें मातृत्व सुख प्रदान करने में सहायता प्रदान करें। और रही बात अपनी घर, तो अपने घर में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, एक बेटा है, एक बेटी, जितना धन पर्याप्त होना चाहिए उन्होंने दिया है। अब समाज के लिए सेवा किया जाए। बची कुची जो उम्र है, 60-65 की उम्र होती है, 46 चल ही रहा है, तो 10-15 साल हम लोग का प्रयास है, हमारे पति पत्नी दोनों का, कि हम लोग समाज के लिए जाए। भाभी जी की तरफ से कोई न गिला शिकवा जवानी में थी न आज है। मैं महिला रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरे पास 20-20, 30-30 GNM काम कर रही हैं, लेकिन आज तक आपकी भाभी जी कभी देखने नहीं आई। मैं ऐसे अपनी औरत को मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बीबी के बल पे हूँ, चूँकि पढ़ाई पीरियड में माता पिताजी एक्सपायर कर चुके थे, तो जो भी मैं आज हूँ, और एकदम रियलिटी यही है कि वो मेरी वाइफ की वजह से है। शायद उन दिन में अगर वो भी कही होती कि नहीं ठीक है पढ़ाई छोड़ दिए होते, तो शायद मैं अब तक किसी स्टैंड पे सिगरेट दारू पीते हुए चंदौली बनारस करता रहता। आज अगर डॉक्टर की डिग्री मिली है, समाज में इज्जत दी है, तो इसका सिर्फ श्रेय हमारे माता पिताजी, ऊपर वाले भगवान की, और फिर मेरी धर्मपत्नी का है। न उन्हें कोई शिकायत थी, न शिकायत है, और न ही मुझे लगता है कि भविष्य में शिकायत रहेगी। डॉक्टर साहब, दिसंबर 2025 में जो विवाद देखने को मिला था, महिला आयोग की सदस्य आपके हॉस्पिटल आई थी, मामला जो भी हुआ था सब अपने विवेक के अनुसार या प्राप्त जानकारी के अनुसार जो भी खबरें चल रही थी, हम लोगों के चैनल ने भी आपके प्रति जो था खबर चलाया था कि ये चीज़ें घटित हुई हैं। उस समय हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी, जनपद चंदौली में KG नंदा हॉस्पिटल को लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाया था कि कहीं न कहीं यहाँ गलत हुआ है। जो वीडियो फुटेज दिखा था, जितना वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर हमने दिखाया था कि कहीं न कहीं आप भी दोषी उसमें नजर आ रहे थे और महिला आयोग के सदस्य भी दोषी नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद उस रात जो घटना हुई थी कि आप अपने सैकड़ों समर्थकों या आपके चाहने वाले मरीजों के साथ थाने पहुँचे थे, यह कितना सही था? सर देखिए, बात कुछ नहीं थी और उस घटना को मैं दोहराना भी नहीं चाहता। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो घटना थी जिसमें मैं खेद प्रकट करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। बशर्ते बस ये था कि भीड़ काफ़ी थी, मैं मरीजों को देख रहा था। मैम विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एकाएक मेरे हॉस्पिटल में आई, और देखिए वो जब एक बार है कि जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये नहीं जानी कि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ या मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तो उस घटना को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अगर मैम ने बोल दिया, फिर मैंने भी वीडियो जारी कर दिए थे कि ठीक है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रही बात कि मामला ये था कि मैं मरीजों को महिलाओं का हाल चाल लेने आई हूँ, लेकिन वो किसी महिला से हाल चाल नहीं ली। एक कोई महिला वहाँ बैठी थी, वो मैम के साथ ही लोगों का कहना था कि आई थी, और वो उन्हीं से पता नहीं क्या बात की, उसके बाद सीधे मेरे चेंबर में आ गई। मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी सर, बात तो किसी थर्ड पर्सन से हुई जिसपे मैम थोड़ा एग्रेसिव हो गई। मैं तो मनाता ही था। और रही बात वीडियो को सर काट छाट के दिखाया गया था। वीडियो की शुरुआती स्थिति जब चेंबर में मैम घुसी तब से तो दिखाया नहीं गया था, लेकिन मैं मैम का भी धन्यवाद देता हूँ। मैम तब से लेके आज तक मुझे कुछ नहीं बोली, और न हमें ही टाइम है कि उस घटना पर मैं बार बार सोचूं। मीडिया के जो भी बंधु हैं, जैसे भी काट छाट के दिखाए, मैं उनके पे भी कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए कि एक मैं चीज़ जानता हूँ सर कि सूरज पे दिन भर धूल पड़ते हैं लेकिन उसकी प्रकाश कम नहीं होते। तो कहने का मतलब है, अगर मेरे हाथों में जस है, जो लोग मुझसे ठीक हुए हैं, आप कितना भी बुराई कीजिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना मीडियाबाजी हुई थी, उसके बाद भी जाके देखिए, इस जनपद में सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको मेरे हॉस्पिटल में मिलेंगे, और कम से कम 100 पेशेंट तो ज़मीन पे बिछा के सोए होंगे इस जाड़े में। सर एक डॉक्टर को इससे बड़ा मान सम्मान की क्या, इससे ज़्यादा क्या ही मुझे चाहिए। रही बात कि वह घटना जो घटी थी, चूँकि मैम आई, बात दूसरे से हो रही थी, मुझसे नहीं हो रही थी, मैम अग्रेसिव हुई, खैर चली गई। तो मरीजों का ये कहना था, मैं भी थोड़ा, देखिए डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मेरा शुगर लेवल काफ़ी हाई था, मैं भी थोड़ा अग्रेसिव हुआ कि भाई ये अच्छी बात नहीं है कि मैं पेशेंट देख रहा हूँ, बीच में हमको इंटरफियर किया गया। खैर तो मरीजों का ये कहना, चूँकि मरीज़ सारा कुछ, मेरे चैम्बर की CC फुटेज बाहर चलती रहती है, तो मरीजों ने कहा जब मैम पूछने आए तो चलो हम लोग चलते हैं थाने, हम लोग से बात करें मैम, चूँकि वो पुलिस के कुछ अधिकारी के साथ में आई थी। तो हम लोग थाने गए, और वहाँ पे ये सत्य है कि 200-250 महिलाएं रात में बैठी थी दिखाने के लिए। वो सारी महिलाएं थोड़ा गुस्से में थी, और
हम लोग थाने गए, हम लोगों का एक ही मांग था कि मैम को बुलाइए और जो भी मैम को पूछना है महिलाओं से पूछिए। और चीज़ें ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोग उसमें उपद्रवी तत्व बाहर से आए, वो मुझे जानकारी नहीं है, मैं खुद इस चीज़ को फील किया कि कुछ बाहरी लोग वहाँ पे आए। मुझे सीओ साहब ने बुलाया और चेंबर में ले गए कि डॉक्टर साहब देखिए कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो आपकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं और आप हॉस्पिटल जाइए, बाकी बात हो जाएगी। हम लोग अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनको लेके वापस आ गए हॉस्पिटल, फिर रात भर चिकित्सा सेवा चलती रही। लेकिन जो भी घटना हुआ वो गलत था, मैं मानता हूँ कि मुझे अकेले जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि का हूं नहीं, लोगों ने कहा कि आप चलिए, मैं चला। इसीलिए स्पष्ट हम करना चाहते हैं, अभी आपने बताया कि वीडियो को काट छाट के चलाया गया था, तो लगातार आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हर एक मोमेंट का रील जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से देखने को मिल जाता है। लोग यह भी कह रहे थे कि यदि वास्तव में वीडियो काट छाट के चलाया गया था तो डॉक्टर साहब ने खुद अपने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जो था, पूरी कहानी अपलोड क्यों नहीं किया सोशल मीडिया पे? सर नहीं कर सकता किसी महिला की, मैं महिलाओं को अपना बहन मानता हूँ, और जो हमारी महिला आयोग की सदस्य थी वो भी मेरे बहन स्वरूप हैं। गलती चाहे मेरे से हुई हो, चाहे उनसे हुई हो, चाहे परिस्थिति काल के अनुरूप हुई हो, वह गलती मैं समाज में उजागर नहीं करना चाहता था। सर वीडियो कैसे मेरे चेंबर से लीक हुई, मैं आज भी उस पर खेद प्रकट करता हूं, चूंकि कोई ना कोई इसमें ऐसा इन्वॉल्व था जो चीज़ों को आग लगाने का काम कर रहा था। चूंकि वो सीसी फुटेज मेरे कैमरे में, मेरे चेंबर की थी, और मैं आज भी बोल रहा हूँ सर कि वो सीसी फुटेज कैसे पब्लिक के हाथ गई मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि चैम्बर रात में खुला रहता है। खैर जो भी हुआ, मैं जब मैडम ने एक ही शब्द बोल दिया कि मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब से कोई गिला शिकवा नहीं है, तो सर फिर मैं क्यों कहूँ कि गिला शिकवा है। इसीलिए मैं उस सीसी फुटेज को मैं पब्लिकली नहीं करना चाहा, और चाहे मुझे जेल भी हो जाती तब भी मैं न करता। आप कई बार अपने वीडियो में बोल चुके हैं कि कुछ अवांछनीय तत्व जो हैं आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, हॉस्पिटल की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। वो अवांछनीय तत्व आप किसको मानते हैं? क्या कोई आपका प्रतिद्वंदी डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल है, या मीडिया के लोग हैं, या कोई आपका जो है विरोधी है? सर अब हम क्या ही बोले, मैं तो गुटखा सिगरेट भी नहीं पीता, न गुटखा खाता, न सिगरेट पीता हूँ, न दारू पीता हूँ, लेकिन वहाँ मैं देखा कि हमारे पेशेंट के अतिरिक्त 20-25 लोग जो ड्रिंक करके गए थे, वगैरह जिनको मैं पहचानता भी नहीं था, जो मुझसे बात भी कभी नहीं करते थे, वो लोग पहुंचे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये साजिश का एक अंग लग रहा था कि जाके, लेकिन दिक्कत क्या थी कि मैं शांत बैठा था, हमारे बस एक मांग थी, मैडम को बुलाइए और मैडम से बात किया जाए। रोना, मैं उसमें रोया भी था, मुझे याद है, चूंकि महिलाएं रो रही थी और उनको छुपवाने के क्रम में मेरे आंखों से आंसू आ गए कि बहन आप शांत रहो, मैं हूं ना बैठा, आप शांत हो, मैं मैडम आएंगे, हम लोग बात करेंगे। थाने पुलिस नहीं ले गई थी सर, थाने हम लोग खुद गए थे, और हम अपने जिला प्रशासन का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जितना मुझे उस समय सांत्वना दिया, मुझे बैठाए, मुझे समझाए और काफ़ी हद तक समझाए। इसके लिए मैं अपने जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप एक चिकित्सक हो, लग रहा है आपका बीपी शुगर थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि उन लोगों को रोज़ इस तरह का कांड हैंडल करने की आदत होती है, जैसे हम लोग को सीरियस बीमारी देखने की आदत होती है। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये बात इतनी बात की बतंगड़ बन जाएगी और चीज़ें हो जाएगी, और इतने लोग पीछे पड़े रहते हैं सर कि हमें तो समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या, अरे भाई कंपटीशन ही करना है तो हेल्दी कंपटीशन करो ना, खूब बढ़िया अस्पताल खोलो, खूब बढ़िया। अब पता नहीं कौन किस, जैसे अभी आपने बुलाया, मैं रिलैक्स कपड़े में कुर्ता पैजामा में चला आया, अभी रास्ते में उतरा हूं, क्या डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ना है क्या? बड़ी बड़ी आफत है। मतलब डॉक्टर पान की दुकान पे खा ले तो आवारा हो गया, किसी के साथ डांस प्रोग्राम में बैठ गया तो वो जो है अय्यास हो गया, कुर्ता पैजामा ये कपड़ा पहन लिया तो मैं नेता हो गया। अरे यार, दिन भर टाई लगा के, जींस पैंट पहन के, शर्ट पहन के कितने देर तक रहोगे? टहलने के लिए कुर्ता पैजामा, मॉर्निंग वॉक का, इवनिंग वॉक का एक अच्छा सा ड्रेस है भाई कुर्ता पैजामा। इस पर भी कमेंट शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब लग रहा है आप अगले 2027 में इलेक्शन लड़ेंगे। अरे अब हम लोग कुछ भी करते हैं तो कमेंट ही होता है सर, तो इसके लिए हम लोग क्या ही कर सकते हैं। रही बात विपक्षी की, तो सर जिसको केजीनंदा हॉस्पिटल से प्रभाव पड़ रहा होगा, जिनको दिक्कतें हो रही होंगी, वो लोगों के हाथ होंगे। ये कोई आज पहला घटना नहीं है सर। मैं एक बार 50 लाख के किडनैपर में मेरे ऊपर FIR हुआ था कि डॉक्टर साहब रंगदारी मांग रहे हैं। दोबारा मैं रेप केस में मेरा हुआ था कि हरिजन एक्ट और रेप केस मेरे ऊपर लगा हुआ था सर, महिला ने लगाया था। मैं अपने न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं कि मुझे कभी कोर्ट नहीं जाना हुआ, उस महिला को ही सजा हो गई।
उस महिला को ही 1 साल की सजा हुई एफेंडेक्ट एक्ट के साथ, और मैं बाकायदे राम राम जपता रहा। जिसके नाथ भोलेनाथ हो नाथ कैसे हो, ये कहावत है। जब कर नहीं तो डर कैसा, जिसको जो करना हो जैसे भी बुराई करना हो करते रहे सर। तो मेरा तो आदत है कभी किस केस में, कभी किस केस में, कभी किस केस में फंसाया जाता है, लेकिन मैं भगवान की दया से सब कुछ, आज भी उस दिन के बाद से आज भी आप देखते होंगे मरीजों की लाइन और तांते लगे हुए हो, मैं मस्ती में अपना काम करता रहता हूँ। जब मेरा कोई इंटेंशन इस तरह है ही नहीं तो फिर डरना क्या है। बात है थाने में तोड़ फोड़, कोई वीडियोस मेरे खिलाफ हो जाए तो देख ले। हाँ भीड़ थी, लोग थे, लेकिन लोग जो महिलाएं थे उपद्रवी नहीं थे। उपद्रवी कुछ अवांछनीय तत्व घुसे थे। मैंने इस चीज को रियलाइज किया, वह तुरंत बैकफुट पे आया, मैं हॉस्पिटल आ गया। लेकिन फिर भी उस घटना को लेके और मैडम से जोड़ के जो चीजें हुई, इसके लिए मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ। एक चिकित्सक को या एक उतनी फेमस, हमारी उतनी कह लीजिए तो सम्मानित महिला सदस्य थी, हम दोनों लोग के लिए वो रात बहुत दुखी रात थी। हम ही नहीं, मैडम को भी दुख था। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जोड़ना चाहेंगे। बांझपन जैसे शब्द को लेके जिन शादीशुदा जोड़ों को समाज के लोग या परिवार के लोग प्रताड़ित करते नजर आते हैं, ताने कसते नजर आते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, बहुत दुख का बात है कि हमारे यहाँ, अब मैं क्या ही बोलूं, सब लोग घर में हैं, एक वीआईपी फैमिली से लेके एक लेबर फैमिली तक। अगर लड़का अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है तो उसको भोजपुरी भाषा में मेहरजोइला कह दिया जाता है कि जब से शादी हुई ये बीवी का गुलाम हो गया। वहीं दामाद अगर लड़की को प्यार करता है तो बहुत लायक दामाद खोजे हैं, बहुत लायक दामाद खोजे हैं। हर सास की एक बहू और एक बेटी भी होती है, लगभग प्राय। हमें ये नहीं समझ में आता कि वह बहू का क्या कसूर, उस बच्चा नहीं हो रहा है उसका क्या कसूर। ठीक है, उसकी जांचें कराई जाएंगी, उनके पति की जांच कराई जाएगी। आप देखिए आयुर्वेद में सबके बाद जब सारे रीजन नॉर्मल होते हैं तो एक दिया जाता है दैवी प्रकोप। हो सकता है दैवी आपके कुल और खानदान का लग रहा हो, उस बहू को आपके कुल खानदान के दैवी प्रकोप से वो प्रताड़ित हो रही हो। आप अब तो सोचिए कि उस बहू की जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या होता। हम समाज से ये कहना चाहेंगे कि हर एक औरत, कभी भी प्रताड़ना में किसी पुरुष का हाथ नहीं होता। 10% पुरुष हो सकते हैं कुछ ऐसे हो, 90% उसको ससुराल से ननद, भौजाई, पड़ोसी, इधर उधर समाज की महिलाएं ही उसको प्रताड़ित करती हैं। हम सारी महिलाओं से एक रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा अनुरोध होगा कि बहन जी, आप भी किसी की बहन थी, किसी की बहू हैं, किसी की सास होंगी, कृपया एक औरत की जिंदगी बर्बाद न करें। एक औरत का दुश्मन आजकल एक औरत ही है, पुरुष को कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए कभी कभी तो महिलाएं सुसाइड करने पे चली जाती हैं। मैं देख रहा हूँ, हमारे चेंबर में आती हैं, काफ़ी देर होता है, आधे आधे घंटे रोती हैं सब। तो मैं समाज से यही अनुरोध करूँगा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पति पत्नी मिलके डॉक्टर से परामर्श ले, भगवान से प्रार्थना करें और कृपया करके उनके घर में जो कलह होता है उससे उनको बचाएं। निश्चित तौर पे उनके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, बच्चे आएंगे। बस विधि के विधान में उनके कुंडली में अगर लिखा होगा, सब कुछ कुंडली, नच विद्या नच कर्मणि भाग्यम फल सर्वदा, अगर आपके भाग्य में लिखा है, नल नील पत्थर डाल दिए होते, वो नल नील की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसी तरह वैद्य की जरूरत, चिकित्सक की जरूरत भी कहीं ना कहीं आपके ग्रह कुंडली में होता है। आप उनसे परामर्श लीजिए, बहुत हद तक आपके परिवार, आपके बहू, आपके बेटियों का जीवन खुशमय और सुखाल होगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ना चाहेंगे इसी कड़ी में, चूँकि कुछ वीडियोज में हमने देखा कि आप झाड़ फूंक जैसी विधि अपनाते हुए नजर आए थे। इस पे भी सवाल लोग खड़ा किए थे कि डॉक्टर साहब झाड़ फूंक विधि से भी इलाज करते हुए नजर आते हैं। चूँकि ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बड़े पद पे पदासीन हो, लाखों फॉलोअर उनको फॉलो करते हों, मरीज उनको भगवान मानते हों, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें, झाड़ फूंक वाली चीज़ें जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देते नजर आती है। जैसे
स्वच्छता मिशन की बात लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथों में झाड़ू उठाया तो पूरा देश जो था झाड़ू उठा लिया। वैसे ही आप भी एक बड़े पद पे पदासीन हैं, आपके लाखों फॉलोअर हैं, प्रशंसक हैं, मरीज आपको भगवान मानते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जब झाड़ फूक करते हुए आप वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं तो क्या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं? सर देखिए, अगर जानकारी का अभाव है किसी को तो मैं किस किस को पढ़ाऊंगा। बीमारी दो होती है, शारीरिक और मानसिक, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है और मेंटल बीमारी का इलाज आध्यात्म करता है। हम कह रहे हैं मेरी ही वीडियोस को क्यों दिखाएं। इंस्टाग्राम पे तो तमाम बाबा हैं जो जल पिला देते हैं, तमाम बाबा हैं जो छिड़क देते हैं, तमाम बाबा हैं जो ये कर देते हैं वो कर देते हैं, रोज देखते होंगे डॉक्टर और सुनिए बाबाओं के बीच में। हाँ ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 8 अंग होते हैं। सले सालाक काय कौमार अगत तंत्र वाजीकरण रसायन शास्त्र भूत विद्या। आयुर्वेद में भूत विद्या एक चैप्टर है। अगर नहीं जानकारी है तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि कृपया अपने नॉलेज को बढ़ाएं। भूत विद्या है क्या? जब मरीज दवाओं से ठीक नहीं होता है, पूजा पाठ, बलि, उपहार, मंत्र आदि के विधान के द्वारा रोग को शांत करने के उपाय को आयुर्वेद के उस अंग को भूत विद्या कहा जाता है। अब क्या है कि जैसे आप आए, उस पेशेंट ने यही कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 15 सालों से बुखार नहीं छोड़ रहा है, हम सुने कि अगर आप सर पे हाथ रख के हमारे फेर दीजिए तो मेरा बुखार चला जाएगा। हम कहते हैं अगर मरीज को ये विश्वास है कि हमारे हाथ रख देने से और थोड़ा सा मंत्र पढ़ दे, मंत्र कौन, हम बाबा है भाई, हनुमान चालीसा पढ़ दिए, कुछ भी पढ़ दिया, आयुर्वेद का एक मंत्र पढ़ दिए। अगर मरीज को हमारे ये लगता है कि नहीं सर हमारे सर पे हाथ रख देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आयुर्वेद का एक पार्ट है भूत विद्या। भूत विद्या का मतलब ओझैती नहीं, भूत विद्या का मतलब मानसिक शांति, आध्यात्म की शांति। हम मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उसके बाद भी हम किसी न किसी बाबा महात्मा से जुड़े रहते हैं। तो ये आध्यात्म है, ये मानसिक शांति का उपाय है। अगर हमारे पेशेंट को कहता है तो ये हमारे भूत विद्या के अंतर्गत आता है और फिजिकल और मेंटल चिकित्सा जो होती है उसके अंतर्गत आता है। मैं पेशेंट के सर पे हाथ रखा, पेशेंट को 2 बार सहला दिया, हाँ बेटा जाओ अब तुम ठीक हो गए, भूत भाग गया, उसका भूत वहीं से भाग जाता है। तो ये एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में भूत विद्या का एक जिक्र है, एक चैप्टर है। भूत विद्या एक विभाग है 8 अंग में, एक अंग है भूत विद्या। अगर जानकारी नहीं है सर तो कोई क्या ही करे। अब जैसे किसी को नहीं जानकारी है, बोल दे अमेरिका होता ही नहीं है। अगर उसको अमेरिका के बारे में नहीं पता है, बोल दे अमेरिका तो कोई देश ही नहीं है, क्या है? तो अब उसको कितने को आप अमेरिका के बारे में बताओगे। इसलिए मैं उन सभी भाइयों, बंधुओं और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं या जो हमारे दुष्प्रचारक हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि कृपया आयुर्वेद के भूत विद्या पे एक बार ध्यान दें और पढ़ें, अपने नॉलेज को थोड़ी बढ़ाएं कि भूत विद्या क्या होता है। ठीक है सर, ये कोई झाड़ फूक वाली भूत विद्या नहीं है। ये हमें आध्यात्म के बल पे, मंत्रों के बल पे, पूजा पाठ के बल पे उसके विधान को, रोग को दूर किया जाता है। यह आयुर्वेद का एक अंग है भूत विद्या। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, बोली सर 12 बजे रात में तालाब में जाके कूद जाती हूँ। उसके घर वाले बोले सर मैं बड़ा परेशान हूँ, 12 बजे रात को मैं तालाब में कूद जाती है जाके। हम दिमाग लगाते मैंने कहा ये कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर मैंने उससे बोला 5 प्रकार के चावल लाओ, लाल पीला हरा काला रंग के ले आओ, 2-2 मुट्ठी। और फिर मैंने बताया इसको बेड के यहाँ लगा दो, इसको जहाँ तक कूदती है वहाँ तक डाल दो, उस तालाब में 4 डाल दो और वगैरह वगैरह। मैंने उसको कुछ विधि विधान बताया। 1 हफ्ते बाद आया, बोला सर उसने कूदना बंद कर दिया। तो ये मानसिक चिकित्सा है, उसको जो है मेंटली सेटिस्फाइड करना है। भूत कूद कुछ नहीं है भाई, ये कर लो, इस चावल से भूत भाग जाएगा। तो ये किसी इसका, अब हम कह रहे हैं बड़े बड़े लोग क्यों जाते हैं मंदिर में, क्यों जाते हैं महात्मा के पास, क्यों जाते हैं अपने शांति के लिए। हम वहाँ जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। पेशेंट अगर डॉक्टर को भगवान के रूप में देख रहा है तो पेशेंट देखते देखते वो उसको पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। और अगर उसको है कि नहीं सर पे हाथ रखिए और हम ठीक हो जाएंगे, तो हमारे समझ से एक उत्तम चिकित्सा है और मरीज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सर अगर मरीज कहता है सर आप अपने घर की राखी मुझे चटा दो हम ठीक हो जाएंगे, तो शायद वो राखी भी चटा दिया जाएगा। सर मरीज का जहाँ विश्वास है वहीं सब कुछ है। आस और विश्वास बड़े कम होते हैं और जहाँ किसी का आस और विश्वास टिक गया, वहाँ हमें उसके विश्वास और आस पर कायम होना पड़ता है। अगर मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब 2 घंटे मेरे पास बैठो मैं ठीक हो जाऊँगा,
तो सर मैं 50 पेशेंट छोड़ के उसके पास 2 घंटे बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप देख रहे थे चंदौली स्थित केजी नंदा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी को। आप क्या सोचते हैं, इनके विचारों से कितना सहमत हैं, आप भी जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद सर।